हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ेंगे। जिसके पहले वीडियो में हम रासायनिक समीकरण, उसके प्रकार, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, ये सब पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रकार। तो अध्याय में दो ही बातें थी मुख्य, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाएं। तो समीकरण तो जान गए हैं, अब पढ़ेंगे अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? जैसे कि नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं, इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया। तो अभिकारक जब क्रिया करता है, जैसे कि लेफ्ट साइड में होते हैं अभिकारक, अब इनकी संख्या एक भी हो सकती है, एक से अधिक हो सकती है। जब अभिकारक क्रिया करते हैं तो उससे बनता है उत्पाद, इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस संपूर्ण कार्य को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अब कोई भी उदाहरण लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करेंगे तो इस काम को हम बोल लेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो सीधी सी बात, जब अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो उसे अभिक्रिया कहते हैं। ये है रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें बाएं साइड में अभिकारक होते हैं, दाएं साइड में उत्पाद होते हैं, और अभिक्रिया को जो दिखाने का गणितीय रूप होता है उसे समीकरण कहते हैं। तो ये तो रासायनिक अभिक्रिया यानी कि अभिक्रिया, अभी से अभिकारक, जो अभिकारक है, ये अभिकारक जो क्रिया करते हैं, जो काम करते हैं, उसी का नाम है अभिक्रिया। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है ये बहुत से प्रकार की होती हैं, और मुख्यतः हमें इस अध्याय में जो पढ़ने हैं वो 5 प्रकार, जिसमें से पहला योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा अपघटन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथे में ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और पांचवी ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। तो ये 5 प्रकार की अभिक्रियाओं को पढ़ना है, जिनमें हम एक एक को लेकर फिर विस्तार से समझाएंगे। तो सबसे पहले हम पहली अभिक्रिया उठाते हैं, जिसका नाम है योगात्मक। इसके कई सारे नाम हैं, इसको योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। यह एक और नाम है संयोजन अभिक्रिया। तो 3 नाम है। परीक्षा में चाहे संयोजन अभिक्रिया नाम से आए, चाहे संकलन अभिक्रिया आए, चाहे योगात्मक अभिक्रिया आए, आंसर एक ही देना है। अब समझते हैं ये योगात्मक या संकलन या संयोजन अभिक्रिया है क्या। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व या अणु आपस में क्रिया करके एक दीर्घ अणु का निर्माण, यानी जब 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे अणु क्रिया करते हैं और क्रिया करके एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात यहाँ जुड़ना है, जैसे कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा टुकड़ा बना दे। मान लीजिए छोटे छोटे टुकड़े हैं, 2-3 टुकड़े ऐसे हैं, इन सबको जोड़ के एक बड़ा टुकड़ा बना दे। सेम वैसा ही काम होता है कि छोटे छोटे तत्वों या परमाणुओं या अणुओं को आपस में संयोजित करके एक बड़े अणु का निर्माण होता है या एक बड़े यौगिक का निर्माण होता है, तो वो योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। तो योगात्मक में जुड़ने वाला काम हो रहा है, जहाँ पे छोटे छोटे अणुओं से बड़े अणु का निर्माण होता है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और प्लस जल। अब एक अणु है कैल्शियम ऑक्साइड, एक है जल। अब इन 2 अणुओं का संयोग होगा, संयोग होने से क्या होगा कि कैल्शियम, तो हमने लिख दिया। अब
ऑक्सीजन एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे, दो ऑक्सीजन हो गए, दो हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो को इकट्ठा लिख दिया। ये है गैर बुझा चूना, ये जल है और ये बुझा चूना। इनका नाम जो है लिख देते हैं, गैर बुझा चूना या कैल्शियम ऑक्साइड, जल और बुझा चूना। तो यहाँ पे दो छोटे छोटे अणु गैर बुझा चूना और जल आपस में क्रिया करके एक बड़ा अणु बुझा चूना निर्माण करते हैं। इसको कहते हैं योगात्मक या संकरण या संयोजन अभिक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि अभिक्रिया समझ गए होंगे, जहां पर दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु संयोग करके एक बड़े अणु या एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं। तो पहला तो क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं दूसरी अभिक्रिया पर, इसको मिटा दे रहे हैं। तो दूसरी जो अभिक्रिया है उसको कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। संयोजन का उल्टा वियोजन, यानी पहले का उल्टा दूसरा है। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। तो पहले का उल्टा है, पहले में बन रहा था तो यहाँ पे बिगड़ेगा नहीं, टूटेगा। तो पहले में क्या था कि छोटे छोटे अणु मिलके बड़ा अणु बनाते थे, यहाँ पे बड़ा अणु छोटे अणुओं में टूट जाए, इससे बड़ा एक अणु है। अब ये छोटे छोटे दो या तीन जो भी अणु हैं उनमें टूट जाए, उल्टा काम हो जाए, तो वियोजन हो जाएगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें किन्हीं बाह्य कारकों के कारण एक बड़ा अणु या एक बड़ा यौगिक छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है या अपघटित हो जाता है, उसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोग वाली अभिक्रिया जहाँ पे बिछड़ रहे हैं। तो ये बात समझेंगे कि संयोजन में छोटे छोटे अणुओं से बड़ा अणु बना था, वियोजन में बड़े अणु छोटे छोटे अणु में टूटे। पर यहाँ पे जब टूटेगा तो टूटने के लिए कोई न कोई जिम्मेदार होगा, उसको बोलेंगे बाह्य कारक या उत्प्रेरक। क्योंकि जुड़ने के पीछे कोई कारण हो चाहे ना हो, लेकिन टूटने के पीछे कारण होता है। तो ये बात यहाँ बताएंगे। तो परिभाषा ऐसे बोलेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक दीर्घ अणु किसी बाह्य कारक के कारण दो या दो से अधिक छोटे अणुओं में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। एक होता है इसमें ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, फिर सेकेंड प्रकाशीय अपघटन, और थर्ड है वैद्युत अपघटन। इसके तीन प्रकार हैं। अब प्रकारों के पीछे कहानी क्या है वो बताते हैं। वैद्युत अपघटन, जैसा कि हमने बताया था कि जब बड़ा अणु छोटे अणु में टूटता है तो टूटने के पीछे तीन लोग जिम्मेदार होते हैं, या तो ऊष्मा, या सूर्य का प्रकाश, या विद्युत यानी विद्युत धारा। अब परिभाषा पाते हैं। जब कोई दीर्घ अणु ऊष्मा के कारण दो या दो से अधिक छोटे अणुओं में टूट जाता है, उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। यानी ऊष्मा का गर्मी का आग के कारण टूट जाए। जब कोई यौगिक या अणु सूर्य के प्रकाश के कारण टूट जाता है, उसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। जब कोई यौगिक विद्युत के कारण टूट जाता है, उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। तो तीनों के नाम के पीछे की कहानी थी वो हमने बता दी। किसी परिभाषा किस प्रकार से, अगर ऊष्मा का टूटे ऊष्मीय अपघटन, सूर्य प्रकाश से टूटे तो प्रकाशीय अपघटन, विद्युत से टूटे तो वैद्युत अपघटन। अब तीनों को उदाहरण आते हैं। जैसे ऊष्मीय अपघटन का है, एक उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब ये टूटेगा तो टूटने के पीछे जो जिम्मेदार है वो ऊष्मा, अगर आप ऊष्मा ले लेते हैं, ऊष्मा कार टूटेगा। अब टूट किसमें रहा है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो एक ऑक्सीजन निकल गया, अभी दो ऑक्सीजन बच रहे हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड।
इनके नाम लिखेगा तो जान ही रहेंगे। CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड यानी गैर बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे इनका नाम लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक यौगिक है जो कि कैल्शियम ऑक्साइड में टूट रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये उदाहरण हो गया ऊष्मीय अपघटन का। अब बात करते हैं प्रकाशीय अपघटन का। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं AgCl, 2AgCl मतलब दो अणु। अब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, अब सूर्य के प्रकाश के कारण जो AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड है, इसका नाम सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ये टूट किस में रहा। दो बार हो इसको मिटा देते हैं, एक बार ना हो, यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा, यहाँ भी लिखा है वहां भी लिखा है। तो इसमें जो सिल्वर है ये अलग हो गया और साथ में क्लोरीन गैस बन गई। तो सिल्वर प्राप्त हुआ और क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है वो सूर्य के प्रकाश के कारण सिल्वर और क्लोरीन गैस में अपघटित हो जाता है। अब सिल्वर तो एक तत्व है, ये ठोस अवस्था में रहेगा और क्लोरीन गैस गैसीय अवस्था में रहेगी। तो ये हो गया प्रकाशीय अपघटन। अब हम बात करेंगे वैद्युत अपघटन, जहाँ पे विद्युत के कारण टूटता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण लेते हैं जल का, 2H2O जल है। अब यहाँ पे विद्युत का यूज करेंगे, विद्युत के कारण ये जल है ही। अब जल जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से बना है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, ऑक्सीजन गैस अलग, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। ये विद्युत अपघटन है, जहाँ पे जल टूट के हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है, क्योंकि जल इन्हीं से बना है, इन्हें वापस टूट रहा है। तो ये वियोजन अपक्रिया के 3 प्रकार उनके उदाहरण हो गए हैं। इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर तीसरे पर चलते हैं। अब जो तीसरी अपक्रिया है उसका नाम है विस्थापन अपक्रिया, उसको मिटा दे रहे हैं। विस्थापन अपक्रिया, अब विस्थापन में भी 2 प्रकार होते हैं। तो पहले में प्रकार नहीं था, अब दूसरे में 3 प्रकार निकले, तीसरे में 2 प्रकार आएंगे। तो विस्थापन अपक्रिया नंबर 3, विस्थापन अपक्रिया या विस्थापन अपक्रिया जो भी कहें। तो विस्थापन क्या है? विस्थापन समझते हैं किसी वस्तु को बदल देना। जैसे कोई वस्तु यहाँ पर रखी, इसको उठा के यहाँ पर रख दी, तो उसका स्थान बदल देना, इसी कहते हैं विस्थापन कर देना, विस्थापित कर देना। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी उसके स्थान को बदल देता है, उसे ही विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ये बात याद रखेंगे कि विस्थापन अपक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, इसे कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। एक तत्व दूसरे तत्व की जगह ले लेता है। अब विस्थापन अपक्रिया 2 प्रकार की, एक है एकल विस्थापन अपक्रिया, एक द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अपक्रिया, उभय विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन तो समझ गए हैं, जहां पर एक तत्व दूसरे तत्व की जगह बदल देता है, अदला बदली कर, तो अदला बदली कर लेंगे या फिर जगह बदल देंगे। अब देखिए एकल विस्थापन में और द्विविस्थापन में अंतर क्या है। एकल विस्थापन में परिभाषा बोलेंगे कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व
कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, उसे एकल विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो ज्यादा पावरफुल है, जो ज्यादा क्रियाशील तत्व है, जिसमें क्रिया करने की क्षमता ज्यादा है, वो तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटा देता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, अभी रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आयरन है, लोहा और कॉपर। लोहा और कॉपर में लोहा अधिक क्रियाशील होता है, यानी रासायनिक अपक्रिया में आयरन जल्दी अपक्रिया करता है, कॉपर लेट से करता है। तो आयरन अधिक क्रियाशील आयरन क्या करेगा, कॉपर को भगा देगा उसकी जगह से, यानी कॉपर की जगह पे आ गया आयरन, आगे सल्फर तो है ही, और कॉपर रह गया अकेला। तो यहाँ पे क्या है कि आयरन ने कॉपर को हटा के कॉपर की जगह पे आयरन, तो ये आयरन अधिक क्रियाशील है, इसका नाम लिख लेते हैं आयरन या लोहा, ये कॉपर सल्फेट। और यहाँ पर अब बन गया आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, और ये बन गया कॉपर। तो यहाँ पे क्या है कि एकल विस्थापन क्रिया है, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व यानी ज्यादा पावरफुल तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटा दे। तो ये कह सकते हैं एक तरफा गुंडई चल रही है, वो है एकल विस्थापन क्रिया। और जबकि द्विविस्थापन में क्या है, दोनों पक्ष मजबूत है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों पक्ष या दोनों तत्व आपस में क्रिया बोलते विनिमय कर लेते हैं, यानी कि अदला बदली कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था, एक पक्ष ज्यादा पावरफुल था, उसने दूसरे को भगा के जगह घेर लिया उसकी, लेकिन यहाँ पे दोनों पावरफुल है, अब दोनों में लड़ाई हो रही है, तो क्या करेंगे, आपस में समझौता कर लेंगे कि अपना उनको दे दिए, वो अपना इनको दे देंगे। तो बात यही है कि यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अदला बदली हो रही है। तो मेन मैटर यहाँ पे आता है अदला बदली का, यानी विनिमय का, अदला बदली। तो वह रासायनिक क्रिया जिसमें दोनों पक्ष के तत्व आपस में विनिमय कर लेते हैं या आपस में अदला बदली कर लेते हैं, इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl सिल्वर क्लोराइड। अब इनकी अभिक्रिया करवाना, नाम लिख लेते हैं सोडियम नाइट्रेट, इसका नाम AgCl सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। अब इसमें सोडियम भी क्रियाशील है, सिल्वर भी क्रियाशील है। अब दोनों पावरफुल है, तो दोनों अदला बदली करेंगे, यानी कि सोडियम की जगह पे सिल्वर आ जाएगा और सिल्वर की जगह पे सोडियम चला जाएगा। जैसे दिख रहा है NaNO3, तो Na है, अब NO3 है, तो यहाँ पे NO3 उधर चला गया, या फिर ये कह सकते हैं कि हम इसको लेकर जैसे AgCl है, अब Ag की जगह पे आ गया Na और Cl भी कर लिया, तो Ag की जगह पे Na आ गया और Na की जगह पे चला आएगा Ag, तो AgNO3 ऐसे अदला बदली हो गई कि सोडियम यहाँ चला गया, सिल्वर यहाँ चला गया। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, आयरन यहाँ चला गया। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या बन गया, NaCl से सोडियम क्लोराइड है, चाहे साधारण नमक, तो नमक का सूत्र बन गया सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो ये है द्विविस्थापन क्रिया, जिसमें दोनों क्रियाशील तत्व तो आपस में अदला बदली कर लेते। तो ये द्विविस्थापन का उदाहरण हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद चौथी अपक्रिया की बात करेंगे, जो कि है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया। उसमें भी दो अपक्रिया होती है, तो इनको मिटा दे रहे हैं। अब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो चौथे के अंतर्गत दो आती है, यानी नंबर 4, और 4 में हम अलग अलग पार्ट कर देते हैं।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, उसके बाद फिर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब पहले हम बात करेंगे इनके उदाहरण। जैसे ऊष्माक्षेपी है, पहले इसकी बात करते हैं। ऊष्माक्षेपी क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा निकलती है, यानी ऊष्मा का यहाँ पे ऊष्मा निकलेगी, ये बात याद रखना, ऊष्मा निकलती है। इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के लिए ऊष्मा ग्रहण की जाती है, यानी ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, ऊष्मा ग्रहण की जाती है। मतलब यहाँ पे क्या है, आउटगोइंग और यहाँ पे इनकमिंग, ये बात याद रखना कि जब किसी अभिक्रिया से ऊष्मा निकल रही हो तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा ग्रहण की जा रही हो तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये बात पहले ही बताए थे पहले वीडियो में कि जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो हम उसे बाएं दिखाते हैं, क्योंकि हमें जरूरत है तो बाएं से ही काम होना। सिंपल से, मान लीजिए खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए राशन चाहिए, तो खाना बनाने के पहले चाहिए, जब बना लेंगे तब तो चाहिए नहीं। हाँ, जब बनने के बाद कुछ चीज बच जाती है तब उसे वापस करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में जब भी हम कुछ लेते हैं तो बाएं दिखाते हैं क्योंकि हम ले रहे हैं, लेकिन जब हम कुछ देते हैं तो दाएं दिखाते हैं क्योंकि हमारा काम हो गया, आप दे रहे हैं। इसमें क्या है, ऊष्मा निकल रही है, मतलब हम दे रहे हैं तो दाएं दिखाया जाएगा ऊष्मा को। इसमें ऊष्मा को बाएं दिखाएंगे क्योंकि हम ऊष्मा को ग्रहण कर रहे हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है, लेते हैं मीथेन। अब इसे हमें ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे, जब गर्म करेंगे तो बने क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। फिर हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन अभी भी 2 बचे हुए, तो जल बन गया 2H2O, 2H2O बन गया। तो यहाँ पे क्या मीथेन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वहां पर जल। इसमें ऊष्मा निकल रही है तो जो ऊष्मा बनेगी उसे लास्ट में दिखाएंगे, ऊष्मा के बाद हम तीर ऊपर दिखाएंगे, ऊपर दिखाएंगे। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा निकलती है। तो जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाया गया, क्योंकि जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो जब मीथेन को जलाया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, साथ में जल बना, साथ में ऊष्मा निकल गई। तो ये क्लियर हो गया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। अब ऊष्मा शोषी क्या है, ऊष्मा क्षेपी का उल्टा होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अभी एक पहले पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल, तो ऊष्मीय अपघटन, वही एग्जाम्पल यहाँ काम आ जाएगा, CaCO3। क्योंकि ऊष्मीय अपघटन में क्या होता है, ऊष्मा ली जाती है, तो यहाँ पे साथ में ऊष्मा होगी, चाहे बगल में ऊष्मा लिख दें और चाहे इस पर लिख दें ऊष्मा, यानी ऊष्मा हम ग्रहण कर रहे हैं क्योंकि हमें कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना है। तो ऊष्मीय अपघटन में क्या होता है, ऊष्मा की हेल्प से बड़े यौगिक को छोटे यौगिक में तोड़ा जाता है। अब ऊष्मा आ गई, अब टूटेगा तो टूट क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इनके नाम पीछे भी लिख चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं लिख रहे हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो ऊष्मा के कारण टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि गैर बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे ऊष्मा को ग्रहण कर रहे हैं। तो जब ऊष्मा ले रहे हैं तो हमने बाएं साइड लिखा, जब ऊष्मा दे रहे हैं तो दाएं। तो ये हो गए ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि महा इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए, आक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। इनको मिटाते हैं। अब 5वें नंबर पे यहाँ भी डबल है, आक्सीकरण और अपचयन। तो 5 के 2 पार्ट कर रहे हैं, एक आक्सीकरण
ऑक्सीकरण का एक और नाम, ऑक्सीकरण को हम उपचयन भी कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं और दूसरी होती है अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। इनको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, इनको कहते हैं रिडक्शन। तो इनके इंग्लिश नाम भी लिख देते हैं क्योंकि इनके इंग्लिश नाम की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनका इंग्लिश नाम भी दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन। तो जैसे हमने विस्थापन में पढ़ा था कि दो अभिक्रियाएं थी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ थी। फिर ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी दोनों एक दूसरे के खिलाफ थी, वैसे यहाँ भी ऑक्सीकरण अपचयन में दोनों एक दूसरे के खिलाफ, यानी एक हम जानते हैं तो दूसरा उसका उल्टा समझ लेंगे। ऑक्सीकरण है, जब ऑक्सीकरण जान जाएंगे तो अपचयन ऑटोमेटिक जान जाएंगे। तो ऑक्सीकरण होता है, इसका नाम ऑक्सीकरण, मतलब सीधे से मतलब क्या है, ऑक्सीजन से, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, यानी ऑक्सीजन लेंगे या तो फिर हाइड्रोजन निकाला जाता है, यानी देंगे ऊपर कर देते, या फिर इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे यानी देंगे। सीधी से मतलब हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को एक साथ लेके जाते हैं, तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन के रूप में दिखाते हैं। तो अगर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें या तो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं या फिर हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो सीधी सी बात क्या है, या तो हम ऑक्सीजन ले या तो फिर हाइड्रोजन को दें, वो होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फिर उसी का उल्टा कर देंगे तो अपचयन हो जाएगा। तो यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी कि परिभाषा में क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें या तो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं या फिर हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण भी ले लेते हैं, जैसे उदाहरण लेते हैं कॉपर। अब कॉपर के साथ में हम यहाँ पे कॉपर के दो अणु लेते हैं, साथ में ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, अब उसके बाद अभिक्रिया करवाएंगे तो ये ऑक्सीकरण होगा। क्योंकि यहाँ देखो दो कॉपर है, दो ऑक्सीजन मिलकर बना दिया क्या, 2Cu, यानी कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, जिससे बन क्या रहा है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। अब क्रिया में ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन क्या है, लेफ्ट साइड। जब भी रासायनिक क्रिया में कोई भी चीज हम बाएं दिखाते हैं, मतलब उसको हम ले रहे हैं, दाएं दिखाते हैं तो दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन को बाएं दिखाए, मतलब यहाँ पे क्या ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन लेकर फिर क्या ऑक्सीजन से जोड़ दिया गया, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन को ग्रहण किया जा रहा है। ऑक्सीजन आया, फिर ऑक्सीजन कॉपर से मिलके कॉपर ऑक्साइड होना चाहिए, तो ऑक्सीजन को लिया जा रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ये बात समझ गए होंगे कि जब किसी रासायनिक क्रिया में या तो ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाए या फिर हाइड्रोजन को निष्कासित किया जाए, उसे हम ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं अपचयन पे, सीधा सूचना। इसमें क्या है, या तो हम हाइड्रोजन को लें या इलेक्ट्रॉन को लें या फिर ऑक्सीजन को दें, जस्ट उल्टा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें या तो हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है या फिर ऑक्सीजन को त्यागा जाता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ले रहे हैं और हाइड्रोजन दे रहे हैं, पर यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन ले रहे हैं या ऑक्सीजन दे रहे हैं, उल्टा हो गया। अब इसकी अभिक्रिया जैसे कि कॉपर ऑक्साइड CuO है, अब CuO है, इसके साथ हम ले लेते हैं हाइड्रोजन गैस, अपचयन दिखाना है। अब इससे क्या बनना है, यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, जैसे कि कॉपर है,
अब यहाँ पे Cu है, OH है, तो यहाँ पे काम करते हैं, इसके दो अणु ले लेते हैं। इससे क्या हुआ कि दो कॉपर हुए और साथ में ये O और ये मतलब दो ऑक्सीजन हो गए और दो हाइड्रोजन है, CuOH का होल ट्वाइस, ये बन गया। अब इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है कि Q प्लस हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो इसको हम दिखा सकते हैं इस प्रकार से, या और भी तरीके होते हैं दिखाने के, जिस आधार पे हम कर सकते हैं ऐसा कुछ, या फिर दूसरे तरीके से कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों दिखाना है। अच्छा, दोनों दिखाना है तो दो नहीं लेते हैं, इसमें एक ही लेते हैं। जिससे क्या हुआ, ये कॉपर कर लिया अलग और जो हाइड्रोजन है ये जल ऑक्सीजन से मिलकर जल बना दिया। अब ये अलग तरीका हो गया। अब इसमें क्या है, ये तो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन, उससे बना क्या, कॉपर और जल बन गया। अब इसमें अपचयन किस प्रकार हो रहा है दिख रहे हैं, इस हिसाब से यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन को लिया जा रहा है, तो आप हाइड्रोजन ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ले रहे हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन ले रहे हैं तो अपचयन। तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन। अपचयन रासायनिक क्रिया है जिसमें या तो हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाता है या फिर ऑक्सीजन को त्यागा जाता है। तो इनके स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब इसमें दो बातें और होती हैं, इनको थोड़ा बताना है। जैसे ऑक्सीकरण में एक शब्द होता है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, और उसके बाद फिर जो अपचयन है, यहाँ पे एक शब्द होता है, इसको बोलते हैं अपचायक। अब इनके बारे में बात करना है कि ऑक्सीकारक और अपचायक होते क्या है। ये तो हमने अभिक्रिया की बात कर ली, ऑक्सीकारक क्रिया हो गई, अपचयन क्रिया हो गई। अब ये ऑक्सीकारक और अपचायक कौन, देखिए अभिक्रिया में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकारक या अपचायक का काम करते हैं। तो ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो जिनका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है, स्वयं का ऑक्सीकरण होगा, स्वयं का ऑक्सीकरण, स्वयं का ऑक्सीकरण होगा, लेकिन अन्य पदार्थों को अपचयित करते हैं। ये बात याद रखिए कि ऑक्सीकारक वे पदार्थ हैं जिनका खुद का तो ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन अन्य पदार्थों का वो अपचयन कर देते हैं। इसी का जस्ट उल्टा यहाँ पे अपचयक क्या है, वे पदार्थ हैं जिनका स्वयं का अपचयन हो रहा है, लेकिन ये अन्य पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं, तो कहलाते हैं अपचायक। तो परिभाषा में ये बात याद रखें कि वे पदार्थ जिनका स्वयं का तो ऑक्सीकरण होता है, लेकिन वे अन्य पदार्थों को अपचयित कर देते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अपचायक वे पदार्थ जिनका स्वयं का तो अपचयन होता है, लेकिन ये अन्य पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं, वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीकारक का काम होता है और अपचयन में अपचायक पदार्थों का काम होता है। तो ये दो बातें भी इसी के अंतर्गत आ गई हैं। अब इसके बाद हमें और भी बातें देखनी है। अब जैसे यहाँ पे बात की जाए कि यहाँ पे ऑक्सीकारक कौन, या फिर ये क्रिया कोई उठा लें, इनमें ऑक्सीकारक या अपचायक कौन है, तो किन की बात की जाएगी। जैसे इसी अपक्रिया में बात कर लेते हैं कि इस अपक्रिया में हाइड्रोजन और कॉपर ऑक्साइड, हम एक की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है उसको मिटा इनका ले लिए होंगे, अब नीचे का नाम मिटा देते हैं ताकि कुछ जगह बन जाए समझाने के लिए। एक उदाहरण समझा देते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का यहाँ हो रहा है अपचयन, क्योंकि सीधी सी बात है हाइड्रोजन ले रहे हैं अपचयन तो होगा, तो हाइड्रोजन का अपचयन हुआ।
और हाइड्रोजन क्या बना रहा है, जल बना रहा है। तो यहाँ पे तो अपचयन दिख रहा है। और जो कॉपर ऑक्साइड है, इसमें क्या है, यहाँ पे कॉपर, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण है। कारण क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, वहां पे अलग हुआ है। तो यहाँ पे इस अपक्रिया में जो है ऑक्सीकरण अपचयन दोनों दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि जो कॉपर ऑक्साइड है, इसके पास ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन अभी लिए हुए है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या टूट के अलग हो गया, अब सिर्फ कॉपर बचा है। ये खुद तो ऑक्सीकृत हो गया, लेकिन अन्य पदार्थों का भी अपचयन करेगा। और वैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या था, अभी यहाँ पे अपचयन हो रहा है क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कोई मतलब नहीं। तो उसका तो अपचयन हुआ, लेकिन यहाँ पे जाकर क्या हुआ, ऑक्सीजन से जुड़ गया। अब ये इसका खुद का तो अपचयन हो गया, लेकिन ये अन्य पदार्थों को ऑक्सीकृत करेगा। तो यहाँ पे अगर इसमें देखा जाए तो जो अपचायक है वो हाइड्रोजन है, और जो ऑक्सीकारक है वो कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये बात समझ लेंगे, इसमें कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, जो खुद ऑक्सीकृत होकर बाकी पदार्थों को अपचयित करेगा। हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है, खुद अपचयित होकर बाकी पदार्थों का ऑक्सीकरण करेगा। तो इस प्रकार से हमने रासायनिक अपक्रियाओं में जो 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, पहली योगात्मक अपक्रिया, दूसरी अपघटन अपक्रिया, तीसरी विस्थापन अपक्रिया, चौथी ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अपक्रिया, और पांचवी ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया। ये 5 प्रकार की मुख्य रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। हमने इन पांचों की चर्चा कर ली है। अब जो भी नहीं समझ में आया कमेंट करके पूछ सकते हैं। पर एक और अपक्रिया है जो इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण अपक्रिया है और इनसे अलग है, जिसको बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बात करते हैं रेडॉक्स अपक्रिया की। रेडॉक्स अपक्रिया के और नाम है, इसको ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं, और इसको उपचयोपचय अपक्रिया भी कहते हैं। अब किस आधार पर कहते हैं देखिए, जैसे अब अपक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन। अभी हमने पढ़ा ऑक्सीकरण और अपचयन, तो ऑक्सीकरण अपचयन अलग चीज है, लेकिन जब ऑक्सीकरण अपचयन लिखा हो, बीच में हुआ तथा अथवा ऐसा कुछ न लिखा हो, सिर्फ ऑक्सीकरण अपचयन लिखा है, तो इसका मतलब वो अलग अपक्रिया है। ऑक्सीकरण अलग होता है, अपचयन अलग होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीकरण अपचयन साथ में लिखा है। जब साथ में लिखा है तो अलग अपक्रिया है। तो ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहते हैं, या इसके और नाम, इसको उपचय या फिर ऑक्सीकरण को बोलते हैं उपचयन। तो उपचयन अपचयन अपक्रिया कहते हैं, या इसको शॉर्टकट में उपचयोपचय अपक्रिया कहते हैं, उपचयोपचय अपक्रिया, या एक और नाम है रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया। ये 4 नाम इसके। तो चाहे रेडॉक्स अपक्रिया परीक्षा में पूछी जाए, चाहे ऑक्सीकरण अपचयन, चाहे उपचयन अपचयन, चाहे उपचयोपचय अपक्रिया पूछी जाए, तो हमें एक ही बात बताना है। तो जो रेडॉक्स अपक्रिया है, असल में इसमें 2 नाम देखिए। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन से लिया गया ऑक्स, अपचयन कहते हैं रिडक्शन, रिडक्शन से लिया गया रेड, रेड और ऑक्स मिलकर बना रेडॉक्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस प्रकार से इसका नामकरण। अब इसके नाम से कहानी समझ गए होंगे कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें एक साथ एक ही समय पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है, उसे ऑक्सीकरण अपचयन या उपचयन अपचयन या उपचयोपचय या रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। सीधी सी बात क्या है कि एक साथ एक ही समय पर ऑक्सीकरण भी होगा, अपचयन भी होगा, जब दोनों हो जाएगा उसी कहते हैं रेडॉक्स। तो परीक्षा में जब भी क्वेश्चन आता है तो ध्यान देंगे कि ऑक्सीकरण अपचयन अगर साथ में लिखा है, बीच में और कुछ नहीं लिखा, तो वो रेडॉक्स अपक्रिया की बात कर रहे हैं। तो अगर बीच में कुछ लिखा है तो अलग अलग बात कर ही रहे हैं। तो वैसे परीक्षा में ऑक्सीकरण अपचयन अलग अलग आता है, लेकिन जब इकट्ठा है तो फिर ये क्वेश्चन है, फिर वो नहीं, उसको याद रखेंगे। अब इसमें भी कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं।
तो इसके लिए बेटा एग्जाम्पल कौन सा होगा? जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन ले लेते हैं, इनकी अब क्रिया करवाएंगे। तो यहाँ पे जो जिंक, अब ये ऑक्सीजन मिल जाएगा कार्बन से, तो बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसके नाम लिख लेते हैं, जेडिन से जिंक ऑक्साइड, तो यहाँ पे सी से कार्बन, यहाँ पे क्या बना, जिंक, जिंक अलग होगा, ठीक, सीओ से कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड, अब उसमें क्या है, अब यहाँ पर जिंक ऑक्साइड कार्बन है और जिससे जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। इसमें देखेंगे जो जिंक है, जिंक ऑक्साइड का जिंक के साथ कनेक्शन है और कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड का कनेक्शन। इसमें से कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कार्बन के साथ में ऑक्सीजन मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कार्बन था, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल गया, तो ये हो गया ऑक्सीकरण। कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। जिंक में देखिए, जिंक के साथ क्या ऑक्सीजन था, लेकिन अब क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन चला गया, तो उपचयन अपचयन हो रहा है। इस क्रिया में ये बताएंगे कि इस रासायनिक क्रिया में, यानी इस रेडॉक्स क्रिया में कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है और जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो रहा है, क्योंकि जिंक के ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है और कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों बातों को दिखाया गया। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, यही है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। अब इस वीडियो में दो छोटे छोटे और टॉपिक हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं। वैसे वीडियो बड़ा हो रहा है, उनको भी कर देते हैं तो अध्याय समाप्त हो जाए, यानी दो ही वीडियो में पूरा अध्याय समाप्त है। तो जो टॉपिक है, एक है संक्षारिता और एक है विकृत गंधिता, जिनके बारे में बात करना है। संक्षारिता या संक्षारकता कहते हैं, संक्षारकता, संक्षारकता। तो संक्षारकता क्या होता है, जैसे देखा होगा कि लोहे पर जंग लग जाता है, यानी जिसे कहते हैं मूर्छा लगना, वो होता है संक्षारक। तो जब कोई पदार्थ या कोई तत्व नमी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या अन्य कोई हानिकारक गैस आदि के संपर्क में आकर वो कार्बोनेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड आदि में बदल जाए, तो उसी को कहते हैं संक्षारक। यानी जब कोई यौगिक जो है, यौगिक या तत्व या कुछ भी है, वो किसी में बदल जाए, वो किसी कार्बोनेट के रूप में बदल जाए या ऑक्साइड के रूप में बदल जाए या हाइड्रोक्साइड के रूप में बदल जाए, तो इसी घटना को कहते हैं संक्षारकता। तो संक्षारकता क्या है, जब कोई वस्तु नमी, धूल कण, वायु आदि के संपर्क में आकर कार्बोनेट या ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड आदि के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो इस घटना को संक्षारकता कहते हैं। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये संक्षारकता का उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि लोहे के ऊपर एक हल्के लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको कहते हैं जंग लगना। तो जो जंग लगता है, उस जंग का सूत्र होता है Fe2O3 XH2O, ये फार्मूला होता है। यानी लोहा क्या होता है, सिर्फ Fe होता है, अब उस Fe पर ये सिस्टम हो गया, इसको कहते हैं जंग लगना। तो जंग जब लगता है तो वो वस्तु धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो संक्षारकता एक अच्छा नहीं खराब गुण है, पर संक्षारकता यही है कि वस्तुएं खराब होने लगती है, क्योंकि जब नमी में वायु संपर्क में आती है तो वो इस रूप में बदलने लगती है। जैसे संक्षारकता है, इसको दूर करने के उपाय क्या है?
संक्षारकता से बचने के उपाय, संक्षारकता दूर करने के उपाय। तो कुछ उपाय की बात कर लेते हैं, कौन कौन से उपाय हैं जिनसे संक्षारकता दूर कर सकते हैं। जैसे कि अब लोहे में जंग लगता है, तो एक तरीका तो ये होता है कि धातुओं को हम मिश्र धातु बना दें, जैसे कि स्टील, इस्पात, ये सब मिश्र धातु है। अब मिश्र धातु बन जाएगा तो मिश्र धातु में जंग नहीं लगता। जैसे कि बर्तन घर में यूज करते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं जिनको इस्पात कहते हैं, तो स्टील में जंग नहीं लगता है। पीतल के बर्तन में जंग नहीं लगता। उसमें क्या होता है कि कई पदार्थों को आपस में मिलाकर ऐसा पदार्थ बना देते हैं जिसमें जंग न लगे। तो मिश्र धातुएं जो होती हैं जंग रहित होती हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया। फिर एक तरीका होता है, कुछ लोग पेंट कर देते हैं, तो पेंट करना या वर्निश करना, या फिर प्राइमर का यूज करते हैं, प्राइमर करना, ये भी तरीका होता है। मतलब कि किसी पदार्थ के ऊपर से लोहा ही उसके ऊपर पेंट कर दिया या वर्निश लगा दिया या उसके ऊपर प्राइमर लगा देते हैं, इससे जंग नहीं लगता है। एक और तरीका होता है ग्रीसिंग करना, कि कोई पदार्थ है, लोहा या कुछ भी पदार्थ है, तो उसके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं, ग्रीसिंग करना। तो ग्रीसिंग करने से, ग्रीस लगाने से उस पर जंग नहीं लगता है। और तरीका है तेल लगाना। अब कोई पदार्थ उसके ऊपर तेल लगा देते हैं, इससे भी काफी समय के लिए जंग से राहत मिल जाती है। तेल लगाने का तरीका है। एक और तरीका इसके तहत टीनीकरण। टीनीकरण अच्छा तरीका है, परमानेंट तरीका। इसमें क्या होता है, जैसे लोहा है, अब लोहा की जैसे वाली चादर है, अब इस चादर के ऊपर टिन धातु की दूसरी चादर लगा देते हैं, ताकि जो भी समस्या हो ऊपर वाली परत पे हो, नीचे का लोहा सुरक्षित रहे। तो वह प्रक्रिया जिसमें एक धातु के ऊपर टीन का या अन्य किसी धातु का परत चढ़ा दी जाती है, इसे टीनीकरण कहा जाता है। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिनसे संक्षारकता को दूर किया जा सकता है। तो ये बातें तो क्लियर हो गई होंगी संक्षारकता, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके बाद बात करेंगे आखिरी टॉपिक की। अब इसमें जैसे कि ये तो समझ ही गए होंगे, या एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई, जैसे कि कॉपर। अब कॉपर के साथ मान लीजिए हम ऑक्सीजन ले लिए, ऑक्सीजन मिल गया, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये सब चीज हैं जिनके कारण संक्षारकता होगी। अब कॉपर के लेते हैं दो। तो एक कॉपर से कॉपर Cu लिया, इसके साथ में देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, 3, 5। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो हमने यहाँ यूज कर लिया। अब क्या बचा, हाइड्रोजन 2 थे, यूज हो गए। ऑक्सीजन 5 थे, 2 यूज हुए, 3 बच रहा है। फिर एक और कॉपर है, दूसरा कॉपर, ऑक्सीजन कितना बचा, 3। तो Cu और कार्बन कितना, 1 बच रहा है, CuCO3। ये एक यौगिक बना। इस यौगिक को कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो बना वो संक्षारकता कार्बन, क्योंकि कॉपर क्या था, एक धातु। इस धातु में क्या हुआ, ऑक्सीजन का प्रभाव हुआ, नमी यानी जल का प्रभाव हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रभाव हुआ। इन सब के रिएक्शन के कारण ऐसा क्या हुआ कि जो कॉपर था वो कॉपर जाकर बेसिक कॉपर कार्बोनेट बदल गया, यानी ये इसमें संक्षारकता आ गई। जिसे हमने यहाँ बताया कि आयरन था, आयरन में बहुत सारी कमियां, इसमें ऑक्सीजन आया, फिर जल आया। इन सब की क्रिया से क्या हुआ कि ये जंग में बदल गया, जंग का सूत्र है। वैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था। तो इन सब एग्जाम्पल से ये हम शो कर रहे हैं कि यहाँ पे संक्षारकता हो गई। अब अध्याय का आखिरी टॉपिक की बात करना है, जिसका नाम है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, तो विकृत गंधिता ऐसी क्रिया है जिसमें खाने की वस्तुएं कुछ समय के बाद खराब हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जब हम भोजन को खुले में रखते हैं, जब खाद्य वस्तुओं को खुले में रखते हैं, तो ऑक्सीजन की क्रिया के कारण उनमें से बदबू आने लगती है, क्योंकि वो अपचयित हो जाती है। तो जब अपचयित हो जाती है तो अपचयित होकर बदबू करने लगती है, उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। तो वह रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें खाद्य वस्तुओं को खुले में रखने पर वो अपचयित होकर बदबू करने लगती हैं, खराब हो जाती हैं, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। जो देखा होगा, कोई भी खाना होता है तो कुछ समय बाद बदबू करता है, तो ये विकृत गंधिता है, इसी को बोलते हैं। अब विकृत गंधिता दूर करने के उपाय, मुख्य बात तो यही, विकृत गंधिता समझ गए कि जब कोई खाना खुले में रख देंगे तो खराब हो जाता है, बदबू करता है, विकृत गंधिता है। अब दूर करने के उपाय, पहला काम जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर में होने, खाना को हम फ्रिज में रखते हैं, यानी रेफ्रिजरेशन रखते हैं, खाना ठंडा रहता है जब, तो जब खाना ठंडा रहता है तो खराब नहीं होता। यानी देखा होगा कि ठंडियों में खाना कम खराब होता है, जबकि गर्मी में दोपहर तक खाना खराब हो जाता है। इसका रीजन क्या होता है कि गर्मियों में गर्मी होती है और ठंडी में ठंडी होती है, और तो सीधी सी बात वही रहेगी। तो ठंडी में खाना जल्दी से खराब नहीं होता, तो अगर हम खाना फ्रिज में रखते हैं तो खाना खराब नहीं होता, ये एक तरीका हो गया। फिर धूप से बचाना, कोशिश करें कि खाना धूप में न रहे। अगर धूप से बचाएंगे खाना तब भी खाना जल्दी से खराब नहीं होने वाला। 3, हवा से बचाना, जब हवा लगती है तो खाना खराब हो जाता है, तो हवा न लगने पाए, जैसे कि वो खाने को ऐसे डिब्बे में रखें जिसमें हवा न पहुंच पाए, तो वो अधिक समय तक टिकेगा। चौथा तरीका, तेल मसाला का प्रयोग, जैसे अचार बनाते हैं तो अचार में तेल मसाले का अधिक प्रयोग कर देते हैं, जिससे अचार काफी लंबे समय तक चलता है, खराब नहीं होता। तो ये सब तरीके हैं कि फ्रिज में खाना रख दें, हवा से बचाएं, यानी ऐसे डिब्बों में रखें, ऐसे बर्तन रखें जिनमें हवा न पहुंच पाए, धूप में खाना न रखें, इससे खराब नहीं होगा, तेल मसालों का प्रयोग न करें, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान करता है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस हमारे लिए तो अच्छी है, लेकिन खाने के लिए खराब। एक और तरीका है, ये चिप्स, जैसे चिप्स की पैकेट होती है, तो भोजन को क्या करें कि जो मतलब कि चिप्स पैकेट होती है बंद करने वाली, तो पैकेट में नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, जो भी चिप्स की पैकेटें आती हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस आते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस कम क्रियाशील होता है और ऑक्सीजन गैस बहुत अधिक क्रियाशील होती है। ऑक्सीजन अगर पैकेट में रखेंगे तो बहुत जल्दी वो अब क्रिया कर लेगा, उसी में पसीज जाएगा, खराब हो जाएगा खाना। लेकिन जो चिप्स होती है, जब नाइट्रोजन गैस उसके अंदर होती है पैकेट में, तो उसमें रिएक्शन नहीं हो पाती, जिससे लंबे समय तक चिप्स खराब नहीं होती। ये सब कुछ पॉइंट हमने बताए, तो ये विकृत गंधिता है। इस अध्याय में हमने रासायनिक क्रियाएं, उनके प्रकार, संक्षारकता, विकृत गंधिता आदि को पढ़ लिया है। इससे पहले वीडियो में हमने रासायनिक समीकरण, उनको संतुलित करना, परिवर्तन आदि पढ़े। तो इन 2 वीडियोज में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये पूरा अध्याय समाप्त होता है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में रसायन विज्ञान का दूसरा पाठ, अम्ल, क्षारक तथा लवण पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।